गांव के त्रिभुवन काका के पास बहुत सारी गायें थी। वो उनका दूध बाजार में बेचते हैं और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। वो रोज सुबह दूध निकालने के बाद गायों को लेकर इस गांव से उस गांव, कभी नदी किनारे, कभी ताल तो कभी जंगल में घूमा करते थे और दिन ढलते ही गांव की ओर निकल पड़ते हैं। दिन भर वो घर से बाहर ही रहते हैं, इसलिए भूख मिटाने के लिए वो सत्तू तो कभी कुरमुरा तो कभी रोटी और उसके साथ ही दूध, दही, लस्सी या मट्ठा भी ले जाते थे और किसी पेड़ की छाया में खा पी कर मस्त रहते हैं। प्यास लगने पर किसी गांव के बाहर लगी नल, ट्यूबवेल या फिर कुएं से पानी निकाल कर पी लेते हैं। वैसे ठंडी के दिनों में वो पानी भी ले जाते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में पानी गर्म हो जाने की वजह से वो पानी नहीं ले जा पाते हैं। बोर होने पर पुराने गाने गुनगुनाते हैं। यही उनकी दिनचर्या था और वो इससे खुश भी थे। एक बार की बात है, त्रिभुवन काका बीमार हो गए और ऐसे बीमार हुए कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ और उधर गायों का बुरा हाल। उन्हें तो सिवान में घूम घूम कर चरने की आदत थी। वो रंभा रंभा कर आसमान सिर पर उठा ली। त्रिभुवन काका की पत्नी पुआल वगैरह गायों को खाने के लिए देती, लेकिन गाय उसे खाना तो दूर देखती भी नहीं थे, मानो अनशन पर बैठ गई हों। उस पर दिन भर खूंटे के इधर उधर घूम घूम कर गोबर से पूरी जमीन कीचड़ कर दी और कुछ तो इतनी सयानी थी कि नाद में पैर डालकर खड़ी हो गई। उनका हठ देखकर त्रिभुवन काका बड़े परेशान हो गए। उनकी तो हिम्मत नहीं पड़ रही थे, तो उन्होंने अपने साले के लड़के को बुला लिया। उसका नाम राकेश था। 18 साल की उम्र में ही वो बहुत होशियार था। उसके घर पर भी गाय थी, तो उसे इन सब चीज़ों की जानकारी थी। दूध दही खाकर गबरू जवान बन गया था। कोई उसे देखकर कह नहीं सकता था कि वो बस 18 साल का ही है। उसे त्रिभुवन के सारे काम संभाल लिए गए। वो साथ में अपनी किताबें ले जाता और पेड़ की छाया में पढ़ाई भी करता। त्रिभुवन काका बड़े खुश हुए। गर्मी का दिन था। खेतों में घास गर्मी की वजह से खत्म हो गए थे और उसे इस इलाके की जानकारी भी नहीं थी। वो गायों को लेकर पास के जंगल में पहुंच गया और कब वो घने जंगल में पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। दोपहर का समय हुआ था। राकेश को प्यास लगी। पानी गर्म हो जाने की वजह से उसने पानी गिरा दिया। वो इधर उधर जंगल में पानी की तलाश में घूमने लगा। अचानक उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसकी जान में जान आई। वो झट से कुएं के पास पहुंचा तो देखा गर्मी की वजह से पानी काफी नीचे था। उसने एक छोटी बाल्टी, जिसे वो अपने साथ रखता था, उससे अपनी धोती में बांधकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। पानी काफी नीचे था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो थक गया और पसीने से पूरी तरह भीग गया। वो हार कर पेड़ की आत लेकर बैठ गया। तभी उसे पायल की छमछम की आवाज सुनाई दी। वो चौंका कि इस जंगल में और दोपहर के समय कौन आ सकता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत लड़की अपनी कातिलाना अदाओं के साथ राकेश की ओर चली आ रहे थे। राकेश उसे एकटक देखता रह गया। उस किशोरी की खूबसूरती में राकेश खो गया था।
पास आकर उस लड़की ने नटखट अदा के साथ राकेश को पूछा, प्यास लगी है क्या, मैं पानी पिला दूं? राकेश तो जैसे सुध बुध खो बैठा था। उसने घबरा कर हाँ में सिर हिला दिया। लड़की आगे बढ़ी और कुएं की जगत पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों की अंजुली बनाई और कुएं में झुक गई। राकेश जैसे सम्मोहित हो गया। उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। लड़की ने पानी निकाला और राकेश की तरफ बढ़ी। राकेश बिना कुछ बोले अपने अपने हाथों की उंगली बनाकर अपने मुंह से उसे सटा दिया। किशोरी ने अपने उंगली का जल राकेश के अंजुली में उड़ेलना शुरू किया और राकेश ने उस अमृत रूपी जल को पीना शुरू कर दिया। वो अलग बात थी कि उसके उंगली का आधा पानी जमीन पर गिर रहा था, क्योंकि अभी भी वो उस लड़की के चेहरे की खूबसूरती को एक टक पिए जा रहा था। ना तो लड़की के हाथ से जल खत्म हो रहा था और ना ही राकेश की प्यास बुझ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों की प्यास आज तृप्त हो रही हो। ये सिलसिला आधे घंटे तक चला। तभी लड़की ने ध्यान दिया कि राकेश पानी कम पी रहा है और उसके चेहरे का रसपान ज्यादा कर रहा है, तो वो थोड़ा असहज होते हुए बोली, और पिलाऊं कि बस? राकेश कुछ बोल ना सका, सिर्फ ना में सिर हिला दिया। उसके बाद उस लड़की ने प्यार भरी आवाज में कहा, अच्छा मैं चलती हूं। राकेश अब भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। वो लड़की बिलखिलाती हुई जंगल में गुम हो गई। राकेश कुछ देर कुएं की जगत पर बैठा रहा और फिर अचानक वहां से उठा और गायों की ओर चल दिया। लेकिन अब उसकी चाल बदल गई थी। उसके मन में प्यार के अंकुर फूटने लगे थे। गायों को लेकर राकेश घर पहुंचा। आज वो बहुत खुश था। उसके मन में प्यार की तरंगे हिलोरे मार रही थे। वो रह रहकर कोई प्यार भरा गीत गुनगुनाने लगता। उसकी भूख प्यास सब गायब हो गए थे। वो खोया खोया सा रहने लगा। उसे हर समय वही पल दिखाई दे रहे थे। उस खूबसूरत चेहरे को वो भूल नहीं पा रहा था। उसने रात को खाना भी नहीं खाया और सोने चला गया, लेकिन नींद कहाँ आ रही थी। वो करवटें बदलता और प्यार के तराने छेड़ता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है, क्यों उसकी भूख, उसका चैन, उसका नींद उड़ गया है। अचानक उसका दिमाग ठनका और वो डर के मारे कांपने लगा। उसका बदन पसीने से लथपथ हो गया। वो जोर से चीखा और जब तक त्रिभुवन काका और उनकी पत्नी आती वो बेहोश हो चुका था। त्रिभुवन काका उसके चेहरे पर पानी छिड़के और भी जतन किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी त्रिभुवन काका की पत्नी इमृति देवी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। अभी 2 ही लाइन उन्होंने पढ़ी थी कि राकेश तेज आवाज में हंसा, लेकिन आश्चर्य ये था कि यह हंसी राकेश की नहीं होकर किसी लड़की की थी। अब तो त्रिभुवन काका और इमृति के प्राण सूख गए। वो वहां से तेजी से निकले और पास के राम खिलावन ओझा के पास पहुंचे और सारा माजरा कह सुनाया। इस पर ओझा ने कहा कि जंगल में ही कोई बात हुई होगी, चलो घर चलकर देखते हैं। ओझा त्रिभुवन काका और उनकी पत्नी जैसे ही बाहर निकले, एक काली बिल्ली ने तेजी से उनका रास्ता काटा। राम खिलावन ने कहा, चुड़ैल कोई छोटी मोटी चुड़ैल नहीं है, हमें इसे अकेले नहीं संभाल सकते हैं। आप गांव के और भी लोगों को साथ लो और वहां सभी लोग एक साथ गायत्री मंत्र के ऊंचे स्वर में जाप करेंगे और ये घंट, ये शंख बजाएंगे।
कोई थोड़ा भी नहीं डरेगा। वो तमाम तरह के हथकंडे अपनाएंगे, कभी रोना, कभी मायूस होना, कभी डराना, लेकिन सबको पाठ जारी रखना है। जैसे ही सभी लोग त्रिभुवन काका के घर के पास पहुंचे तो एक तेज हंसी के साथ ही राकेश छत की चार दीवारी पर चलने लगा। सबके होश उड़ गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी और गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया और साथ ही घंट, शंख ये सब बजाना शुरू कर दिया। रात के समय इस तरह की आवाज से अगल बगल के गांव वाले भी बहुत ही अचंभित हुए और घुटों में वो भी इस गांव की तरफ आने लगे। इधर ओझा ने अपने कार्य शुरू किए। जैसे जैसे ओझा के मंत्रों का प्रभाव पड़ता, वो चुड़ैल और भी भयानक तरीके से लोगों को डराती। कभी वो उल्टे पांव चलती, तो कभी छत पर उल्टा चलने लगती, तो कभी भीड़ में से ही किसी एक घास की तरफ तेजी से बढ़ती, लेकिन वो किसी को छू नहीं पाती। 5 घंटों तक ये कार्यक्रम चला। सुबह के 4 बजने वाले थे, तभी ओझा की नज़र वहाँ गिरे गुलाब के फूल पर पड़ी। उस पर खून लगा हुआ था। उसने वो फूल जैसे ही उठाने की कोशिश की, चुड़ैल खूब जोर से चिल्लाई और एक भयानक रूप बनाकर तेजी से ओझा की ओर झपटी। लेकिन तब तक ओझा ने फूल को आग में डाल दिया और आग में डालते ही राकेश का शरीर शांत होने लगा और कुछ ही समय में एक तेज चित्कार के साथ एक काला गहरा धुआं राकेश के मुंह से निकला और राकेश उठकर बैठ गया। पूरा माहौल नॉर्मल हो गया था। ओझा के पूछने पर राकेश ने सारी बात बता दी और उसने बताया कि उसे रात को नींद नहीं आ रहे थे। तभी वो चुड़ैल मेरे पास उसी लड़की के रूप में आई। तब मुझे शक हो गया। मैंने उससे नाम पूछा तो वो कुछ नहीं बोल रहे थे। उसने इस गुलाब के फूल के कांटे को मेरी उंगली में चुभा दिया और जैसे ही इसमें से खून लगा, वो अपने असली रूप में आ गई। इस घटना के बाद राकेश के साथ त्रिभुवन काका भी उस जंगल की तरफ जाना छोड़ दिए। लोग इस चुड़ैल के प्यार से काफ़ी हतप्रभ थे। कई दिनों तक ये बात लोगों के बीच केंद्र बिंदु बनी रही, मगर धीरे धीरे वक्त के साथ सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी एक छोटे से गांव के युवक विक्रम की है, जिसने अपनी जिंदगी की सबसे भयानक रात को झेला। विक्रम एक मामूली किसान था जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके गांव के बारे में कई तरह की डरावनी कहानियां मशहूर थीं, लेकिन विक्रम कभी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो समझता था कि ये सब बस अफवाहें हैं और ऐसे भूतिया और चुड़ैल के किस्सों में कोई सच्चाई नहीं हो सकती। एक रात विक्रम अपने खेत से घर लौट रहा था और रास्ते में उसने महसूस किया कि माहौल अचानक से भारी हो गया था। हवा में काफ़ी ठंडक सी थी और आसमान में अजीब तरह की चुप्पी थी। उसे लगा जैसे कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने इसे अपने सिर से निकाल दिया और घर की ओर बढ़ने लगा। वो ये सोच रहा था कि शायद थकान की वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है। जैसे ही विक्रम घर के पास पहुंचा, उसे अचानक एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ किसी महिला की थी जो दर्द में चीख रहे थे। विक्रम ने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं थे। वो और भी डर गया और उसने तेजी से घर का दरवाज़ा खोला। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला,
उसके सामने खड़ी थी एक खौफनाक चुड़ैल। उसकी आंखों में एक डरावनी आग थी और वो विक्रम की ओर बढ़ी। चुड़ैल की आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके बाल अस्त व्यस्त हैं। उसकी त्वचा बेजान और काली हो चुकी थी, जैसे वो सालों से मरी हुई हो। उसकी सांसें तेज और गहरी थीं और उसकी झुकी हुई पीठ से एक अजीब सड़ी हुई गंध आ रही थी। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो कांपते हुए पीछे हटने लगा। उसे समझ आ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि कुछ खतरनाक है। चुड़ैल ने विक्रम को देखा और वो भयानक हंसी के साथ बोली, तुमने मेरे जंगल में कदम रखा, अब तुम्हें मेरी सजा भुगतनी होगी। विक्रम घबराए हुए फूट फूट कर रोने लगा। वो जानता था कि वो किसी बुरी ताकत का शिकार हो चुका है। चुड़ैल ने विक्रम की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुमसे पहले भी कई लोग इसी तरह मेरी गिरफ्त में आ चुके हैं और तुम भी उनका ही हिस्सा बनने जा रहे हो। उसकी आवाज में नफरत और ठंडक दोनों थे। विक्रम अब भागने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम बढ़ा, उसका पैर किसी गहरी खाई में फंस गया। अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। एक झटके से उसने महसूस किया कि चुड़ैल ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं बचे थे। वो दर्द और घबराहट से पूरी तरह से घिर चुका था। उसकी आंखों में डर था और शरीर में कांप थी। उसकी सांसें थम रही थे, जैसे वो मौत के मुंह में जा रहा था। चुड़ैल ने विक्रम के सामने अपना चेहरा और भी विकृत कर लिया। उसका चेहरा अब उसका असली रूप में था, बेजान और सड़ी हुई हड्डियों से बना हुआ। चुड़ैल ने विक्रम को अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी अब मेरे कब्जे में है। विक्रम ने घबराते हुए कहा, मुझे 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 छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल उसकी ओर अपनी लंबी और नुकीली पंजों वाली उंगलियां बढ़ाते हुए बोली, तुमसे पहले भी कई लोगों ने यही कहा था, लेकिन कोई नहीं बच सका। विक्रम अब पूरी तरह से बेजान हो चुका था। उसका दिल धड़कना बंद हो चुका था और उसकी आंखें अब चुड़ैल के हंटर में फंसी हुई थी। लेकिन तभी विक्रम की जिजीविषा ने उसे संभाल लिया। उसने अपने अंदर की सारी ताकत जमा की और चुड़ैल से लड़ने की पूरी कोशिश की। उसने चिल्लाकर एक मंत्र बोला जो उसकी दादी ने उसे बचपन में सिखाया था। ये मंत्र किसी भूत प्रेत या चुड़ैल को हराने के लिए था। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत और ध्वनि थी। जैसे ही विक्रम ने वो मंत्र बोला, चुड़ैल चीखते हुए पीछे हट गई। उसकी काली आंखें एक पल के लिए रुक गईं और उसकी सड़ी हुई त्वचा में दरारें आ गईं। विक्रम ने उसी पल भागने का फैसला किया और वो घर की तरफ दौड़ पड़ा। वो समझ चुका था कि उसकी जान अब उसी मंत्र की वजह से बची थी। चुड़ैल अब उसकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी, लेकिन विक्रम को पता था कि वो कभी भी किसी भी वक्त वापस आ सकती है। विक्रम घर पहुंचने के बाद थका हारा गिर पड़ा। वो पूरी रात चुड़ैल के हमले से डरता रहा और सुबह तक उसे ये एहसास हो गया कि अब वो कभी भी अकेले रात को बाहर नहीं निकलेगा। उसे अब ये समझ आ चुका था कि गांव में उस चुड़ैल की मौजूदगी के बारे में लोग जो कहते थे वो बिल्कुल सही था। अब उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं था और ऐसे अजीब प्राणी कभी भी उसके आसपास हो सकते थे। विक्रम के मन में एक डर बैठ गया था जो उसे
रात भर परेशान करता रहा। वो सोचता था कि वो अब तक जिस चीज़ को अफवाह समझता था वो असल में एक खौफनाक सच था। गांव के हर घर में लोग अपनी अपनी डरावनी कहानियां सुनाते थे, लेकिन विक्रम ने कभी यकीन ही नहीं किया था। वो अब समझ चुका था कि इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक महीने बाद विक्रम ने गांव में एक पुजारी से मुलाकात की, जिसने उसे बताया कि चुड़ैल का वास उस जंगल में बहुत पुराना है और अब तक वो कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोने का कारण बन चुकी है। पुजारी ने उसे चेतावनी दी कि चुड़ैल कभी नहीं मरती और अगर वो एक बार किसी को अपना शिकार बना ले तो उसे छोड़ती नहीं। ये जानकर विक्रम को और भी डर लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि अब वो कभी अकेला उस जंगल की तरफ नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, आध्यात्मिकता और रहस्य से भरा एक ऐसा शहर है जहां हर घाट, हर गली और हर मंदिर अपनी एक कहानी कहता है। इन कहानियों में से कुछ पौराणिक होती हैं और कुछ लोक कथाएं, जिन्हें स्थानीय लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते और जीते आए हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं एक ऐसे घाट की जिसका नाम है ब्रह्म घाट। ये घाट आज शायद उतना मशहूर नहीं है, लेकिन लगभग 35 साल पहले यहाँ से जुड़ी एक ऐसी कहानी ने लोगों को अंदर तक हिला कर रख दिया था, जिसे कुछ लोग अफवाह मानते थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक सच्ची चेतावनी थी। इस कहानी का केंद्र है रतन जी। रतन जी वाराणसी में अपने परिवार के साथ सुखद जिंदगी बिता रहे थे। उनकी उम्र करीब 45 साल की रही होगी जब उन्होंने ये तय किया कि अब एक नया घर बनवाया जाए। पुश्तैनी मकान में रह रहे थे, लेकिन अब वो कुछ अलग और कुछ खास करना चाहते थे। उनके पास ब्रह्म घाट के आसपास की ज़मीन थी और वहीं उन्होंने घर बनाने की योजना शुरू की। काम शुरू हुआ, मजदूर लगे, ईंट पत्थर का काम चालू हुआ। दिन भर का काम चलता और शाम को निर्माण स्थल पर मलबा इकट्ठा हो जाता, जिसे हटाना ज़रूरी था। अक्सर मजदूर इसे घाट के किनारे फेंक देते हैं, पर जब वो देर से थक जाते थे तो यह काम अधूरा रह जाता। रतन जी को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने सोचा कि काम की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और फिर एक रात उन्होंने खुद ही मलबा उठाकर घाट पर फेंकने का तय किया। रात के करीब 2:30 बजे, जब पूरा शहर नींद में डूबा था, रतन जी ने एक बड़ी बाल्टी लेकर खुद ही मलबा उठाने निकल पड़े। 7-8 चक्कर लगाते हुए उन्होंने हर बार बाल्टी में मिट्टी भरते और घाट पर जाकर उसे खाली करते। जब काम पूरा हो गया तो घाट के पास जाकर वो हाथ धोने लगे। तभी बिजली चली गई। उस समय घाट पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थे, चारों ओर अंधेरा था और उस पर उस रात अमावस्या भी थी। रतन जी ने अपने बचपन में ब्रह्म घाट से जुड़ी कहानियाँ सुनी थी, पर उन्होंने कभी उन पर खासकर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस रात जैसे ही अंधेरा घना हुआ, एक डर की लहर उनके शरीर में दौड़ गई। वो जब घाट से निकलने लगे, उन्हें पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर एक जानी पहचानी आवाज़ आई
उनके बचपन की दोस्त की, जो सालों पहले कहीं और बस चुका था। अरे रतन, सुनना। रतन जी फिर पलटे, पर सामने कोई नहीं था। अब आपको एक रहस्य की बात बताते हैं। कहा जाता है कि जब कोई आवाज़ सुनकर जगह पर नाम लेकर बुलाए तो तुरंत पलट कर नहीं देखना चाहिए। ये निशी डाक का छलावा हो सकता है। ऐसे तत्व सिर्फ 3 बार बुलाते हैं। अगर आपने 3 बार उनकी आवाज़ सुनकर पीछे पलट कर देख लिया तो उनका प्रभाव आप पर हो सकता है। रतन जी 2 बार पीछे पलट चुके थे। अब उन्हें डर लगने लगा। उन्होंने तेजी से अपने घर की ओर जाना शुरू किया, लेकिन उन्हें हर कदम पर किसी की परछाई और आहट दोनों महसूस हो रहे थे। घर पहुंचते ही रतन जी जैसे ही अपने कमरे में घुसे, उन्हें एक ज़बरदस्त झटका लगा और वो ज़मीन पर गिर पड़े। उनके सिर से खून बहने लगा। परिजन दौड़े और उन्हें उठाया, प्राथमिक उपचार दिया और सुबह होते ही डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ मामूली इलाज हुआ और डॉक्टर ने कहा थकावट की वजह से होगा। पर अगला दिन जैसे डरावने दृश्यों की शुरुआत थे। रतन जी दिन भर सोते रहे, खाना पीना नहीं लिया, आंखें लाल और चेहरा शांत। रात हुई फिर भी वो एक ही जगह बैठे रहे, बिना पलक झपकाए, बिना कुछ बोले। 3 दिन बीते, ना भोजन ना जल, बस एक ही जगह पर बैठे रहना, एकटक हवा में देखना। अब परिवार घबरा गया। पड़ोसी जब आए तो उन्होंने ये बात सुनी कि रतन जी रात को ब्रह्म घाट पर अकेले गए थे, तो वो चौंक गए। क्या, ब्रह्म घाट, और वो भी रात को? एक बुजुर्ग पड़ोसी बोले, ब्रह्म घाट में ब्रह्म राक्षस का वास है। वो स्थान पवित्र है। वहां पर रात को जाना या फिर गंदगी या कचरा फेंकना ब्रह्म राक्षस का अपमान होता है। अगर उसने पुकारा और आपने पलट कर देखा तो वो आपको पकड़ सकता है। अब सभी के होश उड़ गए। रतन जी का हाल दिन ब दिन बिगड़ता गया। उनकी चेतना जैसे खत्म हो गए थे। तब परिवार ने एक सिद्ध संत को बुलाया। संत ने देखते ही कहा, ब्रह्म राक्षस बाधा है, इसका एक ही उपाय है, क्षमा मांगो, उसे स्थान दो, तभी वो छोड़ सकता है। पूरा परिवार ब्रह्म घाट गया। वहाँ पूजा की गई, नारियल चढ़ाया गया और वादा किया गया कि रतन जी के नए घर में ब्रह्म राक्षस के लिए एक छोटा सा स्थान बनेगा। एक दीपक, एक घंटा और हर दिन पूजन। ये सब करने के कुछ समय बाद ही रतन जी सामान्य होने लगे। रतन जी आज 70 साल के हैं, स्वस्थ हैं और एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन उस रात को जब याद करते हैं तो आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।